गुड इवनिंग बच्चों। आज सुबह जो हम लोगों ने क्लास लिया हुआ था तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको मैं समझा नहीं पाया था, उसको मैंने सिर्फ नोट करा दिया था। अब मेरे अंदर बहुत सारी कमी है और ये कमी है कि जब तक कोई काम परफेक्शन के साथ नहीं होता है तो मन बड़ा परेशान आता है, मन बहुत बेचैन रहता है। क्योंकि सुबह समझा नहीं पाया था, खाली सिर्फ आपको नोट करा दिया था। सुबह से ही दिमाग में बात था कि कैसे आपको समझाया जाए। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तो मुझे लगा कि उन चीज़ों को जो मैं सुबह समझा नहीं पाया था, चलिए एक बार उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सुबह जो मैंने आज आपकी कहानी स्टार्ट किया हुआ था वो था आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव। और मैंने बताया था कि जो अगस्त प्रस्ताव बेसिकली आपका पास हुआ था ये मार्च 1940 में, और जो जगह का नाम मैंने आपको बताया था वो जगह था आपका रामगढ़, बिहार के लिए। और मैंने बताया था कि इस संबंध में आपका जो भारत में आपके अंग्रेज गवर्नर थे जिनका नाम था आपका लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था और इसी प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में तो अगस्त में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी अगस्त प्रस्ताव के बारे में, आगे हम लोग बात करेंगे जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, वो भी आपका अगस्त में शुरू हुआ था। और फिर मैंने बताया था कि सन 1920 में 1 अगस्त को जब असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो मेरा पहला ही दिन था, उस समय क्या हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगस्त का महीना ध्यान देना आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको थोड़ा सा आप लोग कंसीडर करना। तो जब मैंने बात किया था आपका लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, तो मैंने बताया था ना कि इन्होंने 3 प्रस्ताव पेश किए थे। जो पहला प्रस्ताव था आपका यहाँ पर डोमिनियन स्टेट देने की बात। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब भी किसी एग्जाम के टाइम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने आपका जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया था कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है, जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया हुआ है, कन्फर्म है वहाँ के द्वारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो जो पहला पॉइंट मैंने बताया था डोमिनियन स्टेट के बारे में, दूसरा मैंने बताया था कि युद्ध के बाद एक संवैधानिक सभा गठित करने के बारे में, और तीसरा मैंने बताया था कि वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि के बारे में। तो मुझे लगता है कि इसको मैंने अच्छे से समझा दिया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर जो अगला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ था ये था मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। कुछ पॉइंट है थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान देना। जैसे मैंने बताया था कि सन 1937 के बाद ही जिन्ना ने सबसे पहले बोल दिया था कि अब हमें न तो गांधी जी के देश में रहना है ना अंग्रेज़ों के साथ में रहना है, बल्कि हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग एक देश चाहिए या एक अलग राज्य चाहिए। तो सबसे पहला जो मामला था ये 1937 के बाद ही शुरू हो गया था। इसके बाद जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था वो पॉइंट था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, इसके बारे में कहानी मैंने बता दिया था। और फिर हम बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के बारे में। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई जो पीएम थे ईवर, और जो आपके चीनी राष्ट्रपति थे इनका नाम था चांग काई शेक। इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाला था कि भारत को अतिशीघ्र क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। अभी क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, ऐसा आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति कौन थे। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान देना एग्जाम के टाइम में आपके लिए आ सकता है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान कि क्रिप्स प्रस्ताव में बेसिकली जो क्रिप्स महोदय को भारत भेजा गया था तो उसका पर्पज़ यह था कि भारत के साथ कोई बढ़िया समझौता कर लें। लेकिन जब क्रिप्स महोदय जब यहाँ पर आते हैं तो फिर इन्होंने क्या किया था, जो बात कहा था डोमिनियन स्टेट देने के बारे में, और जैसे इन्होंने बोला डोमिनियन स्टेट देंगे, मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके बाद हमने बात किया था आपका यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने आपको क्या लिखा हुआ था कि मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जो बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन है इसका जो प्रस्ताव का है यह वर्धा में क्या होता है कि आयोजित होता है। मतलब वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रस्ताव को पास किया जाना था। इसी समय ध्यान देना बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। मैंने बताया था कि आपसे 1934 से लेकर 38 तक गांधी जी कांग्रेस से लगभग थोड़ा सा दूरी बनाए रखे हुए थे। पूरे भारत में उन्होंने दौरा किया हुआ था, सारी कहानी मैंने आपको बता दिया है।
इम्पॉर्टेंट बात आपका यहाँ पर यह था कि जब 1939 में गांधी जी दोबारा कांग्रेस में जब वापस लौटे तो कहीं न कहीं उनका मूड था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा मेरा आदमी होना चाहिए। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि 1939 में आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उनको हटा दिया गया। जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से जब वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, बाद में धीरे करके उनका कांग्रेस से हटा दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि धीरे धीरे गांधी जी का कांग्रेस के ऊपर प्रभाव बढ़ता जाता है। जब गांधी जी का कांग्रेस के ऊपर मतलब आपका जो होता है प्रभाव बढ़ता जाता है, तो सन 1942 का ही टाइम था, जुलाई का ही टाइम था। गांधी जी क्या होता है कि एक बहुत बढ़िया तरीके से मूड बना चुके थे कि अब हमको भारत में तीसरा और अंतिम आंदोलन चलाना है। अंतिम इसलिए क्योंकि अब गांधी जी की उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसके बाद फिर कोई अखिल भारतीय आंदोलन चलाना इनके बस में नहीं था। तो गांधी जी को ये लगा था कि तीसरी बार है और हो सकता है कि हमको ये बार अंतिम आंदोलन चलाना पड़े। गांधी जी सब कुछ अपना एक तरह से रूपरेखा तैयार कर लिए थे और जुलाई 1942 का टाइम था। शाम के टाइम में गांधी जी वस्तुतः आपका मुंबई में समुद्र के किनारे टहल रहे थे। और जब वहाँ पर गांधी जी अकेले जब शाम के टाइम में टहल रहे थे, कुछ मनन कर रहे थे, अचानक से क्या होता है कि एक विदेशी पत्रकार उनके पास पहुँच जाता है और गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए। तो गांधी जी लगे इंटरव्यू देने। उसी समय इसने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि गांधी जी 1939 में क्या हुआ था कि जो आपका उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारमैया, वो चुनाव हार गया था। मान लो भारत में आप शुरू करना चाहते हो आपका आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नारा आपका है करो या मरो। और सबको पता है कि यदि ये गांधी जी के द्वारा कोई आंदोलन शुरू करना है तो मैंने बार बार बताया कि सबसे पहले उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास होना जरूरी है। पत्रकार ने पूछ दिया कि गांधी जी जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपका प्रयोजन है, यदि कांग्रेस ने अपने मंच से चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने आपको समझाया था बच्चों ना कि कांग्रेस की कार्य कमेटी में, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में, वर्किंग कमेटी में उस समय क्या है कि समाजवादियों का प्रभाव ज़्यादा है, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आपका जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा था। तो पत्रकार ने इनसे यही सवाल किया था, यदि गांधी जी आपने भारत छोड़ प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा, उन्होंने मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को सुनते ही गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। और जैसे गांधी जी बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया, उस पत्रकार से बोला, इस समुद्र किनारे जो रेत रखा है, जो बालू रखा हुआ है, इस बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और गांधी जी ने जब ऐसा स्टेटमेंट दिया, अगले दिन सुबह सुबह क्या होता है कि सारे ही न्यूज़पेपर में एक खबर चली आती है। और जब खबर जब चली आती है तो ठीक उसी समय क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा एक प्रस्ताव वहाँ पर रखा जाता है कि हम यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं। और सबको गांधी जी के गुस्से के बारे में पता था, सबको गांधी जी के कल के स्टेटमेंट के बारे में पता था। सब लोगों ने गांधी जी से क्या कहा कि गांधी जी आप जैसा चाहिए वैसा करिए। और फिर फाइनली क्या होता है कि वो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा आपका वो कर दिया जाता है, पास हो जाता है। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह करीब 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। अब बच्चों ध्यान देना कि 9 अगस्त के ठीक पहले एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वालियर टैंक करके। जैसे आपका पटना में गांधी मैदान है, ऐसे आपका दिल्ली में रामलीला मैदान है, ऐसे ही ध्यान देना बच्चों जो आपका वो आपका है बॉम्बे में आपका है ग्वालियर मैदान करके, ग्वालियर टैंक करके, एक बहुत बड़ा मैदान आपका, बिल्कुल गांधी मैदान की तरह से। गांधी जी ने 8 तारीख को वहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया था। और गांधी जी को देखने के लिए करीब करोड़ों की संख्या में वहाँ पर पब्लिक जमा थी, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में नहीं। क्योंकि यह था कि आज 8 अगस्त है और कल से क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी है। उस शुरुआत करने के लिए, उसकी दशा देखने के लिए, उसका रूपरेखा देखने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे कि कल सुबह सुबह से क्या करना है कि आंदोलन आपका शुरू होगा। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि 8 अगस्त की शाम के टाइम में उस समय भयंकर बारिश मुंबई में हो रही थी और माना जाता है कि उस भयंकर बारिश में गांधी जी ने करीब 1 घंटे 45 मिनट तक लगातार बोलते रह गए। बहुत सारे विदेशी पत्रकारों ने इस बात को उन्होंने बोला कि गांधी जी का बिल्कुल दैवी अवतार दिखाई दे रहा था। और गांधी जी ने 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में बिल्कुल सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और उन्होंने फाइनली बोला
आज 8 अगस्त है, रात होने वाली है और आज रात में 12 बजे के आसपास सभी कांग्रेस के बड़े जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसे कंडीशन में कल से आम पब्लिक को, कल से युवा वर्ग को ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि इस आंदोलन में क्या करना है, कैसे करना है। ऐसी कंडीशन में हम सभी युवा वर्ग से अनुरोध करते हैं, कल से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके पहले हमने असहयोग आंदोलन किया, इसके पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। आंदोलन को कैसे लीड करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ आप इसके पहले 2 बार देख चुके हैं। तो जब कांग्रेस के सभी जो नेता हैं आज रात में जब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो कल से क्या करना है आप खुद उसके मालिक होंगे, खुद आप उसके जिम्मेदार होंगे, खुद आप उसके नेता होंगे। और फाइनली जैसा गांधी जी ने सोचा था, 8 अगस्त की रात में ही सबको ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और जब सबको गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पे आपका, तो फिर ऐसे कंडीशन में 9 अगस्त को सुबह पूरे भारत में युवा वर्ग ने अपने हाथ में इस आंदोलन को ले लिया। और फिर ये आंदोलन जो आपका होता है, कई जगह आपका यहाँ पर हिंसात्मक हो जाता है। और इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ था कि जब ये आंदोलन आपका जब चल रहा था, तो उसी आंदोलन के टाइम में बहुत ज़्यादा आपका सरकारी हिंसा हो रहा था, सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी। ऐसे कंडीशन में गांधी जी ने क्या किया, 21 दिन का उपवास रखा हुआ था। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब गांधी जी 21 दिन का उपवास जब रखा हुआ था, तो उस समय अंग्रेज गांधी जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और जब गांधी जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो इसके पहले जब गांधी जी को बार बार जब गिरफ्तार किया जाता था किसी भी कारण से वजह से, तो स्वास्थ्य आधार पर लगातार उनको छोड़ा जाता रहा। कभी 1 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। लेकिन इस बार अंग्रेज़ों ने मूड बना लिया था कि इनको छोड़ना नहीं है, और यदि ये जेल में ही मर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें गांधी जी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी बहुत ही उच्च स्तर के, बहुत ही रणनीति कुशलकार व्यक्ति थे। इनको इस बात का एहसास हो गया था कि अब अंग्रेज हमसे परेशान हो चुके हैं, वो मेरे मरने की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे कंडीशन में गांधी जी ने वो जो 21 दिन का उपवास है, उसके कुछ ही टाइम बीता हुआ था, गांधी जी ने उस उपवास को अपने आप से ही वापस ले लिया। आज जो अंग्रेज़ों का इंतज़ार था कि अब गांधी जी उपवास करते करते मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर ऐसा संभव उनके लिए ऐसा हो नहीं पाया। और फाइनली फिर क्या होता है कि गांधी जी जब जब अपना उपवास जब गांधी जी ने तोड़ दिया, तो उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होता यह है कि जो वायसराय कार्यकारिणी के जो 3 सदस्य हैं, MS अडे, M.R. सरकार और HP मोदी, इन 3 लोगों ने क्या किया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। बच्चों, मैंने बार बार आपको समझाया कि जहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, जहाँ पर 3 व्यक्ति, 3 प्लेस, 3 स्थान होते हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो जो इन तीनों को जो नाम दिया हुआ है, उस नाम को आप लोग अच्छे से देख लेना। और ये पॉइंट के बाद फिर मैंने आपको अगला हेडिंग जो डाला था, यहाँ पर वेवेल योजना और शिमला समझौता के बारे में। यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा था जिसे समझाना था, मैं समझा नहीं पाया था। मामला आपका यह है कि अक्टूबर 1943 में जो लॉर्ड लिथगो थे, उनकी जगह वेवेल क्या होता है कि भारत के वायसराय बनकर आए हुए थे। अंग्रेज़ों की जो पोजीशन थी इस समय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे कंडीशन में अंग्रेज़ चाहते थे कि भारतीय लोग भी हमारी सहायता करें, और भारतीयों की सहायता करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले जो भी भारतीय बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता थे, सबको यहाँ पर क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया। और भारत का समर्थन करने के लिए यहाँ पर वेवेल ने एक योजना रखी हुई थी। आज जो वेवेल ने योजना रखी हुई थी, उसमें पहला पॉइंट था कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कमांडर इन चीफ और वायसराय के शेष जो सदस्य होंगे वो वायसराय के शेष जो सदस्य होंगे वो लोग कौन से होंगे, आपके भारतीय होंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा जो पॉइंट आपका दिया हुआ है कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक आपका आम सहमति नहीं हो जाती।
अब बच्चों जो यहाँ पर मामला था आपका वायसराय की कार्यकारिणी के बारे में। जब हम बात करते हैं वायसराय की कार्यकारिणी के बारे में, तो उसमें क्या था कि हर पार्टी से लोगों को शामिल होना था, और जो आपका विवेल योजना था, वस्तुतः यह योजना आपका, इस योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक समझौता किया गया था। मतलब जब विवेल साहब भारत में आते हैं तो पत्रकारों के समक्ष उन्होंने क्या किया, अपनी योजना रख दी कि हमारी तरफ से ये योजना ऐसा ऐसा है, आप लोग इस पर विचार करिए। और फिर विवेल के द्वारा इन लोगों को शिमला में बुलाया गया था, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और शिमला में सब लोग जुटते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि क्या नाम है कि कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ये बात मैंने आपको सुबह समझाया नहीं था कि कांग्रेस ने इसको मानने से क्यों इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि इस कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो सारे ही मुस्लिम सदस्य कहाँ से होने चाहिए, मुस्लिम लीग से होने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि हम ही पूरे भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में जो इसमें मुस्लिम लीग हैं और भारत में जितने मुसलमान इसमें रहते हैं, उन मुसलमानों के मात्र 10% 20% का प्रतिनिधित्व करते हो। ऐसे कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि सारे मुसलमान आपके द्वारा ही हों। अब बेसिकली यहाँ पर यह था कि कार्यकारिणी के जो मेंबर होंगे उसमें कांग्रेस से भी होने थे, उसमें आपका मुस्लिम लीग से भी होने थे। और कांग्रेस का यह था कि यदि हम अपने कुछ मेंबर का नाम उसमें देंगे तो मेंबर हमारे हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, महिला भी रहेंगी, हरिजन भी रहेंगे। इसी बात को लेकर क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अलगाव हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो विवेल योजना होता है ये भी क्या हो जाता है कि आपका यहाँ पर असफल हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद जो अगला आपका था भारत में 1945 का चुनाव। तो क्या नाम है कि 1945 का जो चुनाव होता है, उन चुनाव में क्या होता है कि ध्यान देना, कांग्रेस को पहले के मुकाबले कम सफलता मिलती है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो जिन्ना की पार्टी है उसको ठीक ठाक समर्थन मिल जाता है, ठीक ठाक उसको सफलता मिल जाती है। अब सवाल इसका है कि जिन्ना को अचानक से इतनी सफलता कैसे मिल जाती है, तो इसका कारण बच्चों आपको जानना होगा। 1937 का जो चुनाव होता है, मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे कंडीशन में मुस्लिम लीग ने बैठकर सोचा कि आखिर कांग्रेस को इतनी सफलता क्यों मिलती है। तब मुस्लिम लीग को यह बात समझ में आया कि कांग्रेस ने क्या किया, ऊपर से लेकर नीचे तक अपना एक बढ़िया सा चेन बना लिया है। मतलब राष्ट्र अध्यक्ष हो गए हैं, राज्य अध्यक्ष हो गए हैं, मंडल अध्यक्ष हो गए हैं, जिला अध्यक्ष हो गए हैं, गाँव तक इन्होंने अध्यक्ष बना लिया है। तो कांग्रेस की सफलता में जिन जिन पॉइंट का योगदान रहा, उस सभी पॉइंट को जिन्ना साहब ने क्या किया, मुस्लिम लीग के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, फिर जिला का अध्यक्ष, फिर गांव का अध्यक्ष। और इसका फिर क्या होता है कि जब एक बढ़िया से चेन बन जाता है, संगठन बन जाता है, तो जब 1945 में जब चुनाव होता है तो उन चुनाव में क्या होता है कि मुस्लिम लीग को ज़बरदस्त सफलता मिलती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग को जो यहाँ पर करना था या करना है, ये आपका है शाही नौसेना विद्रोह 1946। इसको हम लोग कल करेंगे। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन योजना है 1946, इसको भी हम लोग कल करेंगे। और फिर इसके बाद अंतरिम सरकार 1946, इसको करेंगे। इसके बाद जो आपका है इटली घोषणा फरवरी 1947, ये भी कल करेंगे। जो माउंटबेटन योजना है ये भी कल करेंगे। और फिर माउंटबेटन योजना के बाद 3 जून की योजना, और फिर सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ तक हम लोग काम अच्छे से कर लेंगे। कल जब मैं केजीएस में बैठा हुआ था, बड़ा देर तक सोचता रहा आपको कुछ होमवर्क देने के लिए, लेकिन टाइम का अभाव था, वहाँ पर मैं दे नहीं पाया था। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि कुछ काम आप लोग अच्छे से कर लो। सबसे पहली बात तो ये कि अलग से आप कोई कॉपी बना लो। उस कॉपी में क्या होता है कि बहुत सारे आपको बॉक्स बनाने होंगे, बहुत सारे पॉइंट आपको नोट करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला पॉइंट आपका वहाँ पर ये हो सकता है कि हम लोग पोल्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान देना 1945 के बाद जब चुनाव होता है तो 1946 में पहली बार भारत के लिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाई जाती है। वहाँ कौन से मेंबर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत में 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, पूरा इसको लिस्ट आप उसमें नोट कर लेना, पहला काम। दूसरा काम आपका यह है कि जब भारत आज़ाद हो जाता है तो भारत की आज़ादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बनता है, किसको कौन सा पद दिया जाता है, इसको आप अच्छे से उसमें नोट कर लेना। इसके बाद क्या करना है कि भारतीय संविधान के इस समय करीब 22 या 25 भाग हैं, उस सारे भाग को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना।
उसके बाद जो भारत की अनुसूचियाँ हैं वो भारत की अनुसूचियों को आप उसमें अच्छे से नोट कर लेना। तो इस तरह से मैंने 4 काम आपको बताए हुए हैं, उस 4 काम को उसमें अच्छे से आप नोट कर लो। और 5वां यदि नोट करना चाहो तो आर्टिकल 1 से लेकर 51 ए तक का जो आर्टिकल है, खाली उसको एक-एक लाइन में इसको नोट कर लो। इस तरह से ध्यान देना बच्चों, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे जहाँ से कन्फर्म है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको देख लो। इसके बाद भी यदि किसी लाइन में, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आता है, कल आकर आप लोग पूछ लेना। और कल हम कोशिश करेंगे टाइम से आने का। संभवतः कल हमारी जो क्लास होगी ठीक 7:30 पे क्लास होगी। थैंक यू, गुड नाइट।